हेलो स्टूडेंट्स। आज इसके पिछले क्लास में रियल नंबर से स्टार्ट किया था चैप्टर 1 और उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स देखा था, अर्थमेटिक देखा था। बट उसका एक्सरसाइज जो था 1.2 वो मैंने किया नहीं था, तो आज उसी को करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसमें देखा जाए हाँ, एक्सरसाइज जो 1.2 है इसमें से क्या क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये बहुत सिंपल है, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब कि जो प्राइम नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसको इंडिकेट करना है। तो जैसे पहला 140 है, 140 है तब 140 को मैंने प्राइम नंबर में तोड़ दिया। आप ट्री मेथड से भी कर सकते थे, इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 से 70, 2 35 5 7, इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिख दें। तो ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, ये प्राइम फैक्टर्स में आ गया। प्राइम फैक्टर्स में 2 5 7 प्राइम नंबर है इसलिए प्राइम फैक्टर्स में आ गया। उस तरह से आप 156 को देखें तो इसको 2 से पहले इसको ब्रेक किए, फिर 2 से ब्रेक, फिर 3 से, फिर 13 से। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया। उसी तरह से 3825 को हम देखेंगे तो इसको ऐड करने पे आ रहा था 3 से डिवाइड हो रहा था, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा इसलिए मैंने इसे 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से। तो इसका जो आया फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 हो गया। तो इसका फैक्टर हुआ, प्राइम फैक्टर है। उसी तरह से सेम इन सिमिलर वे 5005 का भी कर सकते हैं। ये 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आ जाएगा। आप इसको 5 से करोगे तो 1001, फिर 7 से करोगे 143, 11 से 13 आएगा। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, देखिए यहाँ सब प्राइम नंबर से इसलिए प्राइम फैक्टर में आ गया। 7429 को आप करोगे तो ये 17 से ये ब्रेक होगा, तो 17 से तो 437, फिर 19 से होगा 23। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 17 इंटू 19 इंटू 23। ये तीनों जो नंबर है ये क्या, ये नंबर तीनों प्राइम नंबर है इसलिए प्राइम फैक्टर में हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हम ये है, इस क्वेश्चन का बात करें तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन उठाएं 26 एंड 91। तो पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जो फैक्टराइजेशन मेथड मैंने जो पढ़ा है उससे आप निकाल लीजिए एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद वो वेरीफाई कर दीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ नंबर्स। जो दोनों नंबर दे रहा है उसका मल्टीप्लाई। तो देखिए 26 का इसको जब प्राइम फैक्टर में इसको हम ब्रेक किए तो 2 इंटू 13 हुआ, 91 70 इंटू 13 हुआ। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बताए थे इसके पिछले क्लास में कि एलसीएम क्या होता है, जो हाईएस्ट रहता है उसको लेते हैं। जैसे 2 है, 2 एक बार आ रहा है इसलिए एक बार 2 आ जाएगा, 13 दोनों में आ रहा है इसलिए एक बार 13 आ जाएगा। ठीक है, समझ करो यहाँ 2 इंटू 2 आता, 2 बार आता और यहाँ पे एक 2 आ जाता, तब क्या करते, तब 2 इंटू 2 ले लेते। जो मैक्सिमम रिपीटेशन हो रहा है वो लेना है। ठीक है, तो 2 यहाँ 2 आ गया, 13 दोनों आया इसलिए 13 आ गया, और 7 भी आ रहा है एक में, 7 भी आ गया। तो इसका 182 हो गया एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहता है, जो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे यहाँ देखिए 2 और 13 में जो भी है लेकिन कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लो कि यहाँ 2 रहता तो 2 रहता था, 2 इसमें भी आ रहा था, 2 इसमें आ रहा, 13 इसमें आ रहा था, तो 2 इंटू 13 हो जाता। बट यहाँ तो 2 और साथ कोई कॉमन नहीं, बट 13 इसमें भी 13 इसमें भी थी, एचसीएफ 13 हो गया इसका। अब देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ आप करेंगे तो क्या आएगा,
182 इंटू 30 2366 आएगा, और प्रोडक्ट भी करिएगा तो 2366 आएगा। ठीक है, ये इसमें तो है ही नहीं कुछ, इसको भी करिएगा तो ही आएगा, यहाँ भी करिएगा सेम आ गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गया, तो ये प्रूफ हो गया ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन जो है 510 एंड 92, 510 को आप इसको ब्रेक कर दो तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 को ब्रेक किया तो 2 इंटू 2 इंटू 23 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम देखिए तो 2 कितने बार आ रहा है, 2 यहाँ एक बार आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है। तो एलसीएम में आप थोड़ा ध्यान से देखें, एलसीएम में हम 2 टाइम्स लेंगे, उसका 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा था, जो आ रहा है वो ले लेना है। यहाँ मान लो 2 टाइम्स आ रहा था तो 2 टाइम्स लेते, तो यहाँ 3 आ गया। फिर 5 इसमें नहीं रहा था, 5 भी आ जाएगा। 17 इसमें है, 17 आ जाएगा, और 23 आ जाएगा। दोनों में कॉमन रहेगा तो एक ही बार लेंगे। ठीक है, ये नहीं भी कॉमन रहेगा तभी लेंगे। ये एलसीएम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 23,460 आ जाएगा। एचसीएफ देखो, तो एचसीएफ आप देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, पहले ये देखो, हाईएस्ट कॉमन होता है जो लेना है। तो हाईएस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कॉमन हो सकता है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक ही कॉमन हो रहा है 2, इसलिए एचसीएफ इसका 2 हो गया। अब इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे तो 23460 इंटू 2 तो 46920 हो गया, 46920 हो गया। और प्रोडक्ट भी करोगे गिवन नंबर का, मतलब 510 इंटू 92 करोगे तो 46920 आ जाएगा, तो इक्वल है, तो ये प्रूफ हो गया। उसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन जो था 336 एंड 54, इन सिमिलर वे 336 को आप इसको ब्रेक करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा, 5 4 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, जिससे ये यहाँ 2 4 टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है तो हम 4 टाइम्स ले लेंगे। फिर 3 यहाँ 1 टाइम्स आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 टाइम्स आ रहा है तो हम 3 टाइम्स 3 ले लेंगे। 7 1 टाइम्स आ रहा है तो 1 टाइम्स ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3024 हो गया। एचसीएफ आप देखेंगे तो एचसीएफ क्या हो गया, एलसीएम तो आ गया। एचसीएफ जो कॉमन मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, तो यहाँ 3 तो 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 एक ही बार आ रहा है तो कॉमन तो एक ही हुआ 3। 2 यहाँ 1 टाइम्स आ रहा है, 2 यहाँ 4 टाइम्स आ रहा है तो कॉमन यहाँ एक ही बार आ रहा है ना, तो कॉमन क्या हो जाएगा, एक 2 कॉमन हो जाएगा, एक 2 कॉमन हो जाएगा और एक 3 कॉमन, क्योंकि ये दोनों इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एचसीएफ 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ तो 18144 आएगा, और प्रोडक्ट करोगे 2 नंबर्स का, इसका और इसका तभी 18144 आएगा। तो सही है। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन नंबर आप देखें तो ये क्या बोल रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करें। ये थर्ड जो है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम प्रोसीजर से ये 3 नंबर्स है, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि वो रूल जो लगता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, वो इसमें नहीं लागू होता जब 2 से अधिक नंबर पे निकालते हैं। तो अब जैसे इसे फर्स्ट देखिए, 12 15 एंड 21 है, तो इसको आप ब्रेक करो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 15 3 इंटू 5 हो जाएगा, 21 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 टाइम्स ले लिया, 3 तीनों में आ रहा था लेकिन एक ही लेना है तो 3, 5 एक बार आ रहा है तो 5 ले लिया, 7 ले लिया, 420 हो गया एलसीएम। एचसीएफ कॉमन जो रहता है वो देखते हैं, कॉमन यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एचसीएफ 3 हो गया। हाईएस्ट कॉमन, और भी कुछ कॉमन रहता तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाता, तो एचसीएफ 3 हो गया, एलसीएम 420 हो गया। उसी तरह से सेकेंड देखिए, सेकेंड देखेंगे 17 23 एंड 29। ठीक है, आप इसको देखेंगे 17 23 एंड 29, तो 17 का तो आप प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो 17 ही रहेगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर ही है, इसलिए ऐसा ही रह जाएगा। 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, तो एलसीएम तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 23 एंड 29। एचसीएफ क्या होता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जब कुछ भी इसमें लिख सकते हैं नथिंग इज कॉमन, when nothing is common then HCF will be 1 होगा, HCF will be
क्या होगा, 1 होगा, आप बोल सकते हैं। इसलिए एच सी एफ 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। अब देखिए 1 कॉमन है तीनों में, इसलिए इसका एच सी एफ 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 तो ऑलवेज कॉमन रहेगा, इसलिए 1 एच सी एफ हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, थर्ड नंबर जो बोल रहा है 8, 19 एंड 25। यहाँ देखिए 8 को ब्रेक किया 2 इंटू 2 इंटू 2, 19 को 9 को 3 इंटू 3, 25 को 5 इंटू 5। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, 1800 हो जाएगा। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ आप जब देखेंगे तो यहाँ देखिए ये कुछ भी कॉमन हो रहा है। यहाँ 2 है, 2 कहीं नहीं है, 3 इसमें है तो ये दोनों में नहीं है, 5 इसमें है ये दोनों में नहीं है, कहीं कुछ कॉमन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ कॉमन 1 रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो 1 तो कॉमन है ना, इसलिए एचसीएफ 1 मैंने बोल दिया। ठीक है, क्यों 1 बोला इसका रीजन मैंने बता दिया, यहाँ मेंशन भी कर दिया। अभी नथिंग इज कॉमन देन एचसीएफ विल बी 1। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ जो है, ये जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, 3 तो मैंने कर चुका। फोर्थ जो है क्या बोल रहा है, गिवन दैट एचसीएफ 3 इतना, एचसीएफ इसका एचसीएफ जो है 306 और 657 का 9 है, तो इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दे दिया, एलसीएम निकालना है। तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर्स, ये होता है, इसी का यूज करेंगे। यहाँ देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखें, गिवन दैट एचसीएफ इतना दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना है। तो बी नो दैट क्या लिखे, मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स, मल्टीपल या मल्टीप्लीकेशन, जो भी मल्टीपल नहीं इसको लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एलसीएम, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 306 और 657 नंबर दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ। एचसीएफ तो दिया हुआ है एलसीएम, तो एलसीएम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो 34 इंटू 657 22338 हो जाएगा। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 22338 हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, ये एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है कि 6 पावर n कोई भी नेचुरल नंबर है, लाइक 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है, 6 पावर 2 6 पावर 3 6 पावर 4 6 पावर 5। तो कह रहा है कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे, लाइक हम 6 पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या इसका इंड जो वैल्यू आएगा, मतलब उसको एक्सपेंड करने पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा क्या, वो पूछ रहा है। चेक करिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, ये जो मैंने बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसको अब अच्छे से देखें तो उसी पे बेस्ड है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता था कि हम कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक कर सकते हैं और वो प्राइम फैक्टर यूनिक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो प्राइम फैक्टर यूनिक होगा। तो देखिए मैंने इसलिए लिखा इफ 6 पावर n इंड विथ इफ 6 पावर इंड विथ द डिजिट 0 एंड 5, नहीं, इफ 6 पावर इंड विथ n इंड विथ द डिजिट 0, इसका मतलब कि ये इस डिजिट 0 से इंड करेगा, लाइक 30 हो गया चाहे 450 हो गया, उसका डिजिट 0 से इंड कर रहा है, तो 5 से तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी का आपको रूल पता होगा कि 5 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि 0 इंड में रहेगा तो 5 से डिविजल होगा, ये आपको पता है। 5 का डिविजल 0 इंड में रहना चाहिए या 5 इंड में रहना चाहिए। तो यहाँ बोल रहा है 0 इंड में रहेगा विद डिजिट 0, इसका मतलब 5 विल ऑल्सो भी प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि 5 प्राइम फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए 450 हुआ, तो ये तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 5 क्या हो गया, इसका एक प्राइम फैक्टर हो गया, बोल सकते हैं ना। जब कोई भी चीज़ किसी से डिविजिबल हो जाता है तो वो उस नंबर का प्राइम फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि 450 में 5 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आता है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन 5 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब 5 क्या है, इसका एक प्राइम फैक्टर है, हम बोल सकते हैं। तो
ये डिजिट जीरो से एंड कराया जाएगा, इसका मतलब कि 5 एक प्राइम फैक्टर तो निश्चित रूप से होगा, 5 मस्ट बी अ प्राइम फैक्टर। बट आप 6 पर पावर n को एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 पर पावर होल n, दैट इज 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n। अब इसमें क्या बता रहा है कि यहाँ प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो मैंने थ्योरम पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि कोई भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं और वो प्राइम फैक्टर यूनिक होता है। तो एज पर यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ओनली 2 and 3 विल बी द प्राइम फैक्टर होगा, सिर्फ 2 और 3 ही हो सकता है प्राइम फैक्टर, क्योंकि यहाँ तो 2 और 3 बता रहा है इसका, जबकि यदि 0 से इंड करता डिजिट तो 5 भी होता प्राइम फैक्टर। लेकिन हम इसको एक्सपेंड किए तो देखें कि 2 और 3 ही है, तो 5 तो आ ही नहीं सकता, hence 5 will not be a prime factor, hence we can say that 6 power n cannot end with the digit 0। if 5 प्राइम फैक्टर नहीं होगा 5, इसका मतलब ये हुआ कि 6 power n cannot end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कर सकते हैं ना कि 6 पावर n को कोई भी n के कोई वैल्यू के लिए भी एक्सपेंड करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा, क्योंकि 5 कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो रहा है उसका, क्योंकि उसका प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही है। और यूनिकनेस थ्योरम से हम जानते हैं कि जो एक बार प्राइम फैक्टर आ जाता है वही होता है, कोई और दूसरा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन भाई ये दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। अब देखो कंपोजिट नंबर्स का मैंने डेफिनेशन बताया था कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड सेल्फ। 1 और सेल्फ तो फैक्टर होता ही है, हर एक नंबर का होता है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप जैसे प्राइम नंबर ले लीजिए, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, जिसका फैक्टर 1 और सेल्फ खुद हो और 1 हो वो होता है। तो ये कंपोजिट नंबर्स क्या होता है कि उस नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर 1 और सेल्फ तो हो ही, उसके अलावा आप दूसरा फैक्टर भी हो। लाइक आप 10 ले लो, तो 10 का फैक्टर क्या है, 1 और 10 तो होगा ही, बट उसके अलावा 2 और 5 भी होगा, तो 10 को हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 10 को क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, लिखे भी है सिंस वी नो दैट कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज अदर फैक्टर्स अलोंग विद द फैक्टर्स 1 एंड सेल्फ। तो इन गिवन क्वेश्चन आप इसको मल्टीप्लाई और ऐड करोगे तो 1014 आएगा, इसको ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 आएगा। इसका मतलब है कि इसका फैक्टर 1 और 1014 तो है ही, उसके अलावा 2 है, 3 है, 13 है, बहुत सारा फैक्टर है, अर्थात ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसको बोल सकते हैं हेंस ये सब फैक्टर्स हो गया। इसका मतलब कि ये जो मैंने वैल्यू लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक कंप्लीट नंबर है। उसी तरह से आप इसको बात करोगे तो ये भी एक कंप्लीट नंबर होगा, इसको आप ऐड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो 5045 होगा, और ये 5 इंटू 1009 में टूटेगा। इसका मतलब इसका फैक्टर 5 एंड 1009 आ गया। मतलब जो 1 और ये तो है ही, उसके अलावा और भी 5 है, 1009 भी फैक्टर है, इसलिए ये सब कंप्लीट नंबर से। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 अब कॉमन ले लीजिएगा। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप 5 जैसे कॉमन ले लीजिएगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाता ना, ये हो जाता। तो अब देखिए ये जो नंबर है ये 5 से हो रहा है डिवाइड, लेकिन होना चाहिए था किससे, 1 और सेल्फ खुद से, लेकिन 5 से तो डिविजिबल हो रहा है ना, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा कोसेंट, तो 5 से डिविजल हो जा रहा है। इसका मतलब कि कोई और अदर नंबर से डिविजल हो जा रहा है, तो ये देखते एक साथ ही बता सकते थे कि कंप्लीट नंबर है। सेम कंडीशन इसमें भी है, आप 13 कॉमन कर लो, 13 कॉमन करो तो क्या होगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। अब देखिए ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि ये तो एक नंबर बन जाएगा ना, ये तो इंटीजर बन जाएगा, 88 प्लस 189, 13 इंटू 89, अब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट नंबर से, क्योंकि 1 और सेल्फ के अलावा कोई भी एक और नंबर से डिविजल हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर्स होता है। ठीक है, ये बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो ये क्या बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ
around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes of the same. मतलब एक गोल राउंड को एक राउंड है, एक फील्ड है, एक फील्ड को एक राउंड लगाने में सोनिया है उसको 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। अब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता है, दोनों जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता है। यहाँ लिखा रवि टेक्स 12 मिनट्स ऑफ द सेम। सपोज दैट दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये बोल रहा है जैसे कि एक फील्ड है, मान लो ये सर्कुलर एक फील्ड है, एक राउंड है। अब यहाँ पे एक है 1 एक 2, दोनों एक ही पोजीशन पे है। सोनिया और रवि है, दोनों एक ही पॉइंट पे स्टार्ट किया और दोनों इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इसी डायरेक्शन में मान लो दौड़ रहा है। तो बोलता है कि सेम डायरेक्शन अब तक कितने मिनट के बाद फिर स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेगा। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। जितने टाइम्स दिया हुआ है एक राउंड चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लगता है एक राउंड में, इसको 12 मिनट लगता है रवि को। तो 18 और 12 को जो एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, वो उसका आंसर हो जाता है। तो 18 और 12 का आप एलसीएम देख लो क्या होता है। तो 18 का 2 × 3 × 3, 12 2 × 2 × 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 टाइम्स लिखा गया, 3 यहाँ 2 टाइम्स आ रहा था, यहाँ 3 लिखा गया, तो ये 36 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन था, ये 7 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो पढ़ना है आपके सिलेबस में वो इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। सिंपल है इरेशनल नंबर्स, उसमें जनरली √2, √3, √5 तक ही पढ़ना है, उसका प्रूफ पढ़ना है। तो अब इरेशनल नंबर देखते हैं कि क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है। हम आगे अब थ्योरी पे चलते हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या होता है, वो सब नंबर होता है जिसको PYQ के टर्म्स में हम नहीं लिख सकते हैं। फिर P and Q आर इंटीजर्स, जैसे कि हम 1/2, 3/4 इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा नंबर हो जो कि इसमें नहीं लिखा सकते PYQ के टर्म्स में, एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द PYQ। ठीक है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये 0 या डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ये सब नंबर है, √2 है, √3 है, √5 है, √15 है, पाई है, ये सब नंबर है जो PYQ के टर्म्स में नहीं हम इसको लिख सकते हैं। अब जैसे कोई नंबर दिया, कोई नंबर हम ले लिया 5 नंबर लिया, तो 5 क्या रेशनल नंबर है कि नहीं, तो हम 5 क्या है, 5 इरेशनल नंबर है कि नहीं कैसे देखेंगे। तो 5 देखो P/Q के फॉर्म में लिखा गया ना 5, और नीचे हम 1 लिख दिया, तो P/Q के टर्म में लिखा फिर Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 5 एक इरेशनल नंबर नहीं है, 5 एक रेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर तब होगा जब P/Q के टर्म्स में नहीं लिखा सकता। अब देखो √2, √3, √5, √15, पाई ये सब नहीं लिख सकते क्योंकि ये ही इरेशनल नंबर। आप ऐसा कहोगे कि √2/1 लिख दिया तो यहाँ P हो गया, यहाँ Q हो गया, बट हम क्या बोले थे, ये P और Q ठीक है, तब P और Q बोथ आर इंटीजर्स होना चाहिए। यहाँ लिखे हैं P and Q आर इंटीजर्स, तो बट √2 इज नॉट अ इंटीजर, √2 इज नॉट इंटीजर, √2 तो इंटीजर है ही नहीं। अब जैसे 5 बोले तो 5/1 लिखे, तब 5P हो गया, Q 1 हो गया, तब 5 और 1 तो दोनों इंटीजर था ना, इसलिए वो तो हो गया कि 5 रेशनल नंबर है। लेकिन √2 को आप √2/1 लिखोगे तो नीचे Q है 1, वो तो रेशनल है, वो तो ठीक है, वो तो इंटीजर है। लेकिन √2 जो है दिस इज नॉट इंटीजर नंबर, √2 इंटीजर नंबर नहीं है, तो हम ये PYQ के टर्म्स में नहीं आ पाया, इसलिए ये सब इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, इस डिफिनीशन के अनुसार। अब हमको एक थ्योरम है जो कि आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, उसके बेसिस पे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि √2, √3 सब जितने भी टर्म्स लिए हैं ये सब इरेशनल नंबर है। प्रूव करना आता है एग्जाम में, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो ये थ्योरम क्या बोलता है इसको आप अच्छे से समझें। लेट P बी ए प्राइम नंबर, लेट P बी ए प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है लाइक 2, 3, 5, 7 ये सब। इफ लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ
p divides a square then p divides a where a is a पॉजिटिव नंबर। बोलता है, यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है कि p लेट p बी अ प्राइम नंबर, थ्योरम है, इसको प्रूफ का जरूरत नहीं है, प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसको आप याद रखोगे तो जो और भी उसके बेसिस पे नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट कुछ प्रूफ करने वाला है, वो इसके बेसिस पे ही प्रूफ होगा। ये बोलता है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब p a स्क्वायर को डिवाइड करा, मतलब a स्क्वायर बाई p डिवाइड्स a स्क्वायर, जहाँ p क्या है, p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है, ठीक है। देन p डिवाइड से, यदि a स्क्वायर को p डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ये बोलना चाह रहा है कि यदि p कोई एक प्राइम नंबर है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर, वेयर इज अ सॉरी नंबर नोट, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, जैसे देखो 3 एक प्राइम नंबर है, आपने 3 एक प्राइम नंबर है, तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर तो 3 स्क्वायर ले लो, तो इसको डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी 3 से डिवाइड करेगा, लेकिन कोई और नंबर लोगे, मान लो कि ले लिया 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर को 3 ही डिवाइड नहीं कर रहा है, तो आगे तो सोच ही नहीं सकते हैं कि p डिवाइड से। लेकिन यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, ये थ्योरम बोलता है इफ p इज अ प्राइम नंबर। अब इसके बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये आ भी सकता है एग्जाम में, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। कैसे हम बोलेंगे रूट टू? देखिए इसका प्रूव करने के लिए हम डायरेक्टली नहीं प्रूव कर सकते, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, यहाँ जो मैंने जो लिखा है, मैंने जो मेंशन किया है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि जिसको प्रूव करना है कि जैसे यहाँ रूट टू इज इरेशनल है, तो हम मान लेते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि रूट टू एक रेशनल है। जैसे कोई चीज़ को प्रूव करना है कि जो प्रूफ करना है तो उसका जो अपोजिट है वो मान लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में है कि हमको प्रूफ करना है कि रूट टू इज इरेशनल, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि रूट टू इज इरेशनल। इसको डायरेक्ट प्रूफ है नहीं, इसलिए इनडायरेक्टली रूप से हम प्रूफ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं कि रूट टू इज इरेशनल। और इसको हम बाद में जब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तब फिर दिखा देंगे कि कोई वैल्यू आएगा जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करेगा? क्योंकि मैंने गलत एज्यूम किया इसलिए करेगा, वो इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में बोलता है। जैसे यहाँ बोल रहा है लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल, तो रूट टू रेशनल है तो हम क्या मतलब कि रूट टू को हम पी वाई क्यू के टर्म से लिख सकते हैं। यहाँ एक्स बाई एक्स बटे वाई लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पी वाई क्यू ही है, वेयर बाई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, ठीक है। इसका मतलब सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट रूट टू इक्वल टू एक्स बाई वाई। इफ रूट टू को रेशनल मान लेंगे, जैसे कि 4 एक रेशनल, जैसे 4 एक रेशनल नंबर, 4 एक रेशनल नंबर है, तो हम 4/1 लिख देते हैं ना, तो p 4 हो गया, q 1 हो गया, और बोथ आर इंटीजर्स एंड 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ठीक है। उसी तरह से हम जब रूट टू को हम रेशनल मान लिए तो एक्स बटे बाई के रूप में लिख सकते हैं, फिर एक्स एंड बाई इंटीजर्स हो गए और बाई नॉट इक्वल टू 0। अब सपोज करो कि एक्स एंड वाई हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक्स और वाई के पास एक कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे कि कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप ये देखो, एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अब 20/25 लिखो, ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसका कॉमन फैक्टर देखो, एक तो कॉमन फैक्टर होगा ही 20 और 25 दोनों का, लेकिन इसके अलावा और इसका 20 का फैक्टर एक 5 है और 25 का भी फैक्टर 5 है, तो 5 दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया ना, तो ये हो गया हाईवे कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इसी तरह का एक्स और वाई नंबर लिए हैं जिसका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 भी है। तो अब इस कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड कर दोगे, जैसे 20 को डिवाइड कर दिया 5 से तो 4 आ गया, 25 को डिवाइड कर दिया 5 से 4/5 हो गया। तो अब 4 और 5 क्या हो गया, को प्राइम नंबर बन गया। को प्राइम नंबर पहले क्या होता है ये समझ लो। को प्राइम नंबर क्या होता है कि उस दोनों का फैक्टर एक ही हो सकता है, मतलब 4 और 5
दोनों का आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। 4 और 5 का HCF आप निकालोगे तो 1 आएगा। तो को प्राइम नंबर्स एक ऐसे पेयर्स को बोलते हैं, वो पेयर में होता है। को प्राइम नंबर्स का मतलब ये हुआ कि दोज 2 नंबर्स, वो 2 नंबर्स होगा विच हैव HCF इक्वल टू 1, HCF 1 होगा। ठीक है, अब जैसे 4 और 5 का HCF निकालेंगे तो आप 1 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जो फैक्टर था उससे हम डिवाइड कर दिए तो ये को प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से हम बोल रहे हैं कि सपोज दैट x एंड y हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब कि √2a/b के इक्वल आ जाएगा। x में भी डिवाइड हुआ है उस कॉमन फैक्टर से, y में भी डिवाइड हुआ है कॉमन फैक्टर से, तो एक अलग नंबर बन गया। जैसे 20/25 में मैंने 5 से डिवाइड किया दोनों में, तो एक अलग नंबर बन गया ना 4/5। पहले 20/25 था, अब हो गया 4/5, तरफ नंबर बन गया। यहाँ 4 और 5 क्या है, को प्राइम है। 4 और 5 को प्राइम नंबर से। उसी तरह से जो कॉमन फैक्टर जो होता है उससे आप डिवाइड करो दोगे तो क्या बन जाएगा, को प्राइम में आ जाएगा। तो √2 हियर a एंड b आर को प्राइम, ये लिखें। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर दो तो b√2 b√2 क्या हो गया, a के इक्वल हो गया। अब इसको दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो b√2 के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो 2b² a²। हम इसको लिख सकते हैं b² इक्वल टू a²/2। तो इससे क्या लग रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये आप देखें तो ये क्या शो कर रहा है कि 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स, ये क्या शो कर रहा है कि 2 डिवाइड्स a² डिवाइड्स a²। इसको डिवाइड करने पे b² आता है। a² को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, b²। जो मैंने लिखा 2b² और a², तो हम 2/a², ये a²/2 लिखे जब b² के इक्वल है, इसका मतलब 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, 2a² को डिवाइड कर रहा है, ये कोसेंट b² आ रहा है। तो यदि 2a² को डिवाइड करता है और 2 एक प्राइम नंबर भी है, तो मैंने क्या पढ़ा था कि लेट p भी ए प्राइम नंबर, यदि p एक प्राइम नंबर है और p यदि a² को डिवाइड करता है, फिर a इज एनी इंटीजर, यहाँ को प्राइम बोल रहा है, एक को प्राइम है तो को प्राइम भी एक इंटीजर ही होता है। तो फिर a इज इंटीजर, तो इफ p इज अ प्राइम नंबर, तो इफ p डिवाइड्स a² देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स a²। तो फ्रॉम एबव थ्योरम, जो ऊपर का थ्योरम मैंने पढ़ा कि इफ लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a² देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, तो इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं कि इफ 2 डिवाइड्स a² और 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है हमको पता है, तो हम थ्योरम से कर सकते हैं कि इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स a, मतलब कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब कह सकते हैं कि a² यदि 2 को डिवाइड कर रहा है तो a को भी 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन उसका कोसेंट कुछ और आएगा, भागफल, तो हम ये लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा, रखिए कि a को 2 डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा कोई वैल्यू c आएगा, एक इंटीजर कुछ आएगा, डिवाइड करेगा कुछ वैल्यू तो आएगा ना, कुछ वैल्यू आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 2c, a/2 का कुछ वैल्यू आएगा तो हम a/2c लिख देंगे। अब इसको a, मैंने क्या ऊपर देखा था, a बराबर क्या आया था, यहाँ देखिए a √2 भी आ रहा है, b√2, तब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, √2 भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो √2 भी अब 2c के इक्वल हो गया। अब दोनों साइड से स्क्वायर किया, फिर से स्क्वायर किया बोथ साइड, तो √2b के होल स्क्वायर इक्वल टू 2c के होल स्क्वायर, तो 2b² क्या हो गया, 4c² का इक्वल हो गया। 2 से कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तब b² इक्वल टू 2c² हो गया। अब देखो यहाँ से फिर लिख सकते हैं कि b²/2 इक्वल टू c²। अब देखो यहाँ फिर क्या कर रहा है कि 2 फिर से b² को डिवाइड्स कर रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है और 2 b² को डिवाइड्स करता है। इसका मतलब ये है कि इफ इट मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b², सो 2 डिवाइड्स b, इसका मतलब 2 ही b को डिवाइड्स करेगा। एबव थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि 2 b को डिवाइड करेगा। जब 2 b² को व्हेन 2 डिवाइड्स b² देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, जो मैंने थ्योरम पढ़ा। तो देखो 2 यहाँ b² को डिवाइड कर रहा है तो कुछ वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि 2 b को डिवाइड करेगा एबव थ्योरम से। तो अब देखिए, अभी ऊपर मैंने क्या देखा, ऊपर देखिए क्या देखा कि 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है। अभी ऊपर क्या प्रूफ कर दिया मैंने कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ क्या मैंने प्रूफ कर दिया कि 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, और a और b तो को प्राइम नंबर है। तो a को भी डिवाइड कर रहा है 2, b को भी डिवाइड कर रहा है 2,
इसका मतलब कि ए और बी का एक तो कॉमन फैक्टर कम से कम 2 तो होगा ही, ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 तो होगा ही, जबकि हम ऊपर बोले हैं कि ए और बी को प्राइम नंबर है, ठीक है ना, ऐसा बोल रहे हैं। जब इधर बोल रहे हैं कि ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, जब को प्राइम नंबर है तब पता है कि कॉमन फैक्टर तो कुछ नहीं होगा, कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो 2 कहाँ से कॉमन फैक्टर आएगा। लेकिन प्रूफ क्या हो गया, ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, ऐसा प्रूफ हो रहा है। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, क्योंकि ये ए एंड बी तो को प्राइम है। ए एंड बी जो हम डिवाइड किए थे, जो ऊपर आप देखें यहाँ जो x एंड y हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1 लिखे थे, देन बी डिवाइड्स बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट, ये को प्राइम नंबर आ गए थे, a/b आ गया था, जैसे 20/25 है, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे 4/5, तो 4 और 5 को प्राइम नंबर आ जाएगा, तो 4 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो आ गया कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि a और b का एटलीस्ट 2 तो कॉमन फैक्टर होगा ही, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है स्टेटमेंट को, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, क्योंकि ए और बी तो को प्राइम है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स कैसे राइज होगा, क्योंकि हम मेरा इनकरेक्ट एजम्पशन था कि √2 एक रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्यों यहाँ क्या रहा है दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो दिस, जबकि यहाँ बोल रहे हैं कि ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज कॉमन फैक्टर, दोनों तो गलत, दोनों में कोई एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √2 इज रेशनल, इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब कि √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि बीच में एक स्टेप जो आ रहा है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, ये था। अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्लास को बाइंड अप करते हैं। जैसे ये बोलता है सो दैट 5 - √2 इज इरेशनल नंबर, जैसे मैंने अभी प्रूव किया √2 इज इरेशनल नंबर, उसी तरह से ये 5 - √2 आएगा तो एक इरेशनल नंबर बन जाए। देखिए मैंने जो बोल रहा है कि √2, √3, √5 सब जितने भी है सब इरेशनल नंबर होता है, तो इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर का सम करते हैं, मतलब कि इफ सम एनी रेशनल नंबर in irrational numbers then resulting number मतलब जो नया नंबर जो बनेगा then resulting number या न्यू नंबर इज इरेशनल होगा, न्यू नंबर इज इरेशनल होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कि यदि कोई इरेशनल नंबर है, उसमें यदि कुछ रेशनल नंबर आप ऐड कर दिए या माइनस कर दिए, ऐड कर दिए, इफ ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एनी रेशनल नंबर, जैसे कि इरेशनल नंबर, जैसे कि √5 ये एक इरेशनल नंबर है, इसमें मान लो कि हम 3 ऐड कर दिए, तीन क्या है, कि रेशनल नंबर है, रेशनल है और ये इरेशनल है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में हम एक रेशनल नंबर को ऐड कर दिया, ये बोलो कि रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को ऐड कर दिया, तो ओवरऑल जो √5 + 3 बना, ये ओवरऑल जो नंबर है वो इरेशनल हो जाएगा, या फिर √5 - 3 कर दो, ये भी इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। नहीं सब जितना भी नंबर होगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप कोई रेशनल नंबर को प्रोडक्ट कर देते हो इरेशनल नंबर, इफ प्रोडक्ट रेशनल नंबर in any irrational number then new number will be the resulting number, चाहे न्यू नंबर will be, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। कैसे देखो, जैसे कि √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, चाहे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये एक नया नंबर जो 4√3 बना या 2√3 बना, ये नया नंबर ये इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा,
ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तब मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड भी कर दें, ठीक है ना। आप 4 में चलो 4 एक रेशनल नंबर है, उसमें एक इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दिए, या कोई इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड कर दिए, तो ये सब जितने भी नंबर होते हैं सब इरेशनल नंबर बन जाएंगे। अर्थात प्रोडक्ट, ऐड, सबट्रैक्ट, डिवीजन, इरेशनल में से रेशनल को करने पे एक इरेशनल नंबर ही बनता है, ठीक है। उसी तरह से देखो यहाँ 5 में यहाँ क्या किया है, एक रेशनल नंबर है 5, उसमें से एक इरेशनल नंबर √2 को माइनस कर दिया है, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन हमको प्रूफ करना है, शो करना है कि कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम फिर कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ करेंगे। जैसे हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ किया कि √2 एक इरेशनल नंबर है, उसी तरह से प्रूफ करेंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ जो मैंने लिखा है सो दैट 5 - √2 इज इरेशनल, ही करना है। तो पहले एज्यूम कर लो, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा रहे हैं ना, तो एज्यूम कर लो कि नहीं यार 5 - √2 एक रेशनल नंबर ही है, एज्यूम कर लो कि 5 - √2 मैंने मान लिया कि 5 - √2 इज अ रेशनल नंबर। तो जब ऐसा माने हम जब ऐसा मान लिए कि 5 - √2 एक रेशनल नंबर है, देन वी कैन से दैट 5 - √2 इक्वल टू a/b हो जाएगा। वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर कोप्राइम्स, ए एंड बी आर कोप्राइम्स। अभी एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, जैसे x/y लिखता था और x और y क्या था, उसका फैक्टर्स अदर देन 1 था, फिर उस फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे तो कोप्राइम नंबर ही बनेगा। इसलिए मान लिया कि b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर कोप्राइम, डायरेक्ट मान लिया। तब 5 - √2 को हम लिख सकते हैं a/b वेयर a एंड b आर कोप्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। जब मैंने रेशनल माना तब ऐसे लिख सकते हैं। तब देखो इसको हम रीअरेंज किए, तो 5 - a/b और √2 इधर भेज दिए, तो √2 क्या हो गया, 5 - a/b हो गया। जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 5b - a/b हो गया। अब देखिए a और b क्या है, a और b तो इंटीजर है, क्योंकि a और b कोप्राइम है, तो कोप्राइम भी तो इंटीजर ही होता है। तो a और b तो इंटीजर है, a और b क्या इंटीजर है, a है, b है, ये सब इंटीजर है, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तब b गेट, इसका मतलब कि 5 - a/b एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 5b - a/b रेशनल होगा ना, क्योंकि a और b तो इंटीजर है, तो इस इंटीजर को इसमें माइनस करेंगे और उसको फिर इंटीजर से डिवाइड करेंगे, तो एक रेशनल नंबर ही आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा लाइक 1/2, 3/4 इस तरह का। सो जब ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल है, इसका मतलब कि √2 रेशनल है, √2 रेशनल नंबर है, क्योंकि √2 इक्वल टू 5b - a/b हो रहा है। अब 5b - a/b को हम रेशनल बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि a और b इंटीजर है और ये माइनस प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब कि √2 रेशनल है। लेकिन अभी हम क्या प्रूव किए हैं कि √2 तो इरेशनल नंबर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, √2 इरेशनल जो प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब फिर यहाँ प्रूफ करने के दौरान क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यहाँ प्रूफ हो गया कि √2 रेशनल है, क्योंकि ये रेशनल है, तो √2 रेशनल है। लेकिन हम एक तरफ कह रहे हैं कि फैक्ट तो ये है, एक्चुअल बात तो ये है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों ऐसा आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया अराइजन ड्यू टू इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 5 - √2 इज रेशनल। जो ऊपर में जो इनिशियल में जो मैंने माना था कि 5 - √2 एक रेशनल नंबर है, ये ऐसा माना था, तभी तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, √2 रेशनल हो गया, जबकि हम √2 को जानते हैं रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब कि मेरा जो मानना था जो ये गलत है, इसका मतलब 5 - √2 रेशनल नंबर नहीं है, जो हम माने हैं वो सही नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट। जो मैंने एज्यूम किया है, व्हाट एवर वी हैव एज्यूम्ड दैट इज नॉट करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं वी कैन कंक्लूड दैट 5 - √2 इरेशनल नंबर। इसका मतलब कि 5 - √2 विल बी इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसके बेसिस पे जो मैंने इरेशनल नंबर को प्रूव किया और एक ऊपर मैंने थ्योरम बताया, वो आप ध्यान रखना है। जो मैंने थ्योरम बताया, लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये जो मैंने बताया उसी पे मैंने प्रूफ किया √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये प्रूफ करने के लिए आता है। अब इसके बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है 3-4, वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, डिस्कस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास के लिए इतना ही है, आज बाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके देन, थैंक्स।